नजदीक आई है, एक बार फिर से एग्जाम की लहर नजदीक आई है, तभी से हुए हम तन्हा और हमारे अंदर तन्हाई छाई है। वैसे ठीक ही बैठ गई, मतलब फिट बैठ गया ना। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। तो भाई साहब मैं 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे वायरल मॉडल पेपर विज्ञान का लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो इसे आपको सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम देने जरूर जाना है। तो इसे सॉल्व करना, वीडियो को पूरी देख लो, आपके हेल्प के लिए ही बनाई जा रही है। तो सबसे पहले देख सकते हो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22, ठीक है, सिंपल है। इसको बोर्ड ने जारी किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट आपको इसे पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन पेपर को हमेशा आपको पढ़ना है, हमेशा बोलता हूं। तो हो गया, और ये भी जो दिया आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या आता है, सबसे पहला खंड का आएगा, उसके बाद खंड खा, उसके बाद खंड का। 3 भागों में आपकी विज्ञान विभाजित रहेगी। खंड का में आपका जो फिजिक्स पूछा जाएगा, खंड खा में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा रासायनिक विज्ञान, और खंड खा में गा में आप यानी लास्ट में आपकी जो होगी वो जीव विज्ञान होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, पहला प्रश्न क्या कहता है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो कब बन सकता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा और अवतल लेंस द्वारा। कब बन सकता है, जल्दी से आप बताओ। तो अब मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अवतल दर्पण द्वारा। अब ये क्यों? तो यहाँ पर इसका कारण ये है कि देखो, अवतल दर्पण में हमेशा क्या प्रतिबिंब बनता है, आप जानते हो, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखो वास्तविक बने तो उल्टा तो बनेगा, लेकिन एक कंडीशन होती है जब अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन हाँ वस्तु से बड़ा बनता है, समझ रहे हो, यानी आवर्धित होता है, वो बड़ा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कब? जब आपकी वस्तु जो है वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर रखी होती है। मुख्य फोकस तो आप समझते होंगे, एफ जो बड़ा वाला होता है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पर विकल्प में दिया गया है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर स्क्वायर, कूलाम और वोल्ट मीटर ओम। तो यहाँ पर तो कोई नहीं मिल रहा है यार, ये कैसे हो सकता है? हाँ, तो यहाँ पर एक यहाँ पर बोर्ड के द्वारा गलती हुई है कि यहाँ पर ओम मीटर स्क्वायर लिख दिया, तो ये नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पता नहीं यार ये लोग पेपर कैसे छापते हैं। अभी मैंने देखा हिंदी के पेपर में एक मेरे पास कोड भेजा किसी लड़के ने, मतलब यार क्या अजीब लेवल है इन लोगों का। वहां पर दोहा छंद पूछ लिया। अब आप सोचो, रोला और सोटा छंद होता है ना, लेकिन दोहा छंद पूछ लिया। अब बता, दोहा छंद तो पाठ्य पुस्तक में ही नहीं था, कहां से बच्चे लिखेंगे? तो पता नहीं ये भांग खाकर या गांजा पीकर के पेपर बनाते हैं। मैं हमेशा से इनको क्रिटिसाइज कर रहा हूं। अब पता नहीं यार, देख लेंगे खुद ही अपनी गलती, फिर समझ में आ जाए कि मैं झूठ बोल रहा हूं क्या। आगे देखो, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, तो प्रतिरोधकता बता दिया। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति को जो कहते हैं वो कहते हैं भाई साहब जनित्र। ये आपको ध्यान रखना है। जनित्र मतलब क्या होता है भाई? उसमें चुंबक लगे होते हैं, उसमें कॉइल भरी होती है। जब चुंबक के बीच में कॉइल नचती है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अरे यार, मोटर आपकी होती है ना जो, वही उसी में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। पहले हम मोबाइल चार्ज किया करते थे साइकिल में लगा के मतलब साइकिल में वो वाली मोटर जो आती है ना, पंखे वाली, बैटरी वाली, उसको घुमाते थे तो वो करंट बनाती थी और मोबाइल चार्ज करते थे। लेकिन मोबाइल दिन भर में चार्ज होता था, लेकिन हाँ घुमाते थे, मजा आता था, बनाते थे, तो ये होता था। आगे, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन कब हो सकता है, ये आप बताओ मुझे। तो यहाँ पर पुतली द्वारा हो सकता है, या दृष्टिपटल द्वारा, या पक्षमाभि द्वारा, या परितारिका द्वारा। कब होता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर होता है पक्षमाभि द्वारा। आगे बढ़ते हैं, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं भाई साहब, बस सिंपल, आपका किसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है? आप सोचो कौन सा दर्पण ऐसा है जिसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, मतलब जो कि ज्यादा वस्तुओं को अपने अंदर कैप्चर कर सकता है, वो है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। देखो, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल मतलब धंसा होता है, तो मतलब उसका दृष्टि क्षेत्र कम होगा। एक ऐसे में कर दूंगा हाँ, तो इसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, तो यही हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब। देखो, ये आप फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लेना, जो आपका लेंस वाला फार्मूला है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है? देखो, जरा दृष्टि दोष क्या है, आपने दूर दृष्टि दोष पढ़ा होगा, निकट दृष्टि दोष पढ़ा होगा। निकट में क्या होता है कि निकट वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूर में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु यानी निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, जस्ट अपोजिट। लेकिन जरा का मतलब क्या है, इसमें दोनों वस्तु दिखाई नहीं देती, ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगी ना तो पास की वस्तु दिखाई देगी। इस प्रकार के दोष को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसका निवारण कैसे होता
होता है ये मैं आगे चल के और बता दूंगा, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं तो मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूँ ना। आगे देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आप जानते हो भाई साहब। अरे यार आ रहा है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, मतलब समझ रहे हो। ये पहला नियम हो गया। और क्या हो सकता है दूसरा नियम प्रकाश के परावर्तन का, मुझे कमेंट करो, अब मैं बताऊंगा, जाओ भाग जाओ। आगे बढ़ते हैं तो, और ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होगा। लेंस क्या होता है? प्रकाशिक गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दर्शाना है। तो ये आपको ध्यान रखना। देखो मैं सारी चीजें आपको सॉल्व करवा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं लेना सारी चीजें, ठीक है। और ये किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध में आपको बता दूं कि भाई जो चालक तार है उसकी पहली बात तो लंबाई पर निर्भर करेगा, उसकी मोटाई पर निर्भर करेगा, उसकी प्राकृतिक पर निर्भर करेगा। 3 चीजें बता दी, मतलब आपका पूरा नंबर मिल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये बाकी तो सॉल्व करने पर होगा, तो ये तो मतलब अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करवाने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं अथवा में, देखो दिया गया है विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। देखिए विभवांतर V बराबर I अपन R होता है, तो बस वही द्वारा परिभाषा आपको सूत्र के द्वारा बना देना है। मैं आगे चल के आपको बता दूंगा कि सूत्र से परिभाषा कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है। और ओम 20 ओम ये सब जो भी दिया है, 10 ओम 20 ओम 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़े दिए जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा वही पूछा है। आगे देखो विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर कार्यविधि आपको स्पष्ट करना है। या परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे करना है? परिनालिका वही आपकी कॉइल है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो खंडखा आपका आ गया। खंडखा में क्या आती है आपकी? रसायन विज्ञान, मैंने आपको बताया था। तो खंडखा में आप सॉल्व करते हैं कि भाई देखो क्या पहला विकल्प दिया गया है कि पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है ZnCuSO4 जब ये अभिक्रिया होती है, यहाँ पर ये ऐसे बनाना चाहिए, पता नहीं पागल कैसे कर देते हैं। ZnSO4Cu तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है ये आपको बताना है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो Zn है वो SO4 से अभिक्रिया किया और ZnSO4 बना लिया, ठीक है। यानी पूरा ये और ये मिल गया और Cu को जो है वो बाहर कर दिया। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? हमेशा से मैं बताता चला आ रहा हूँ, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक पदार्थ को जो जिंक अधिक ताकतवर था तो कॉपर कम ताकतवर था, जो जिंक ने उसको विस्थापित कर दिया, मतलब उसकी पत्नी को भगा दिया, खुद उसके साथ हो गया। आगे बढ़ते हैं। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसका जो CaOCl2 सूत्र होता है, और भी एक नाम से इसका जाना जाता है, रासायनिक नाम मुझे कमेंट करो, कैल्शियम हाइपो, फिर उसके बाद क्या होता है मुझे बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? OH का मतलब एल्कोहल है ना, एल्कोहल जहां पर होगा वहां पर ऑल लगता है। अब देखते हैं ऑल कहां पर है। तो यहां पर ब्यूटेनॉन, ये तो नहीं होगा भाई साहब क्योंकि ऑल है ही नहीं। ब्यूटेनॉल ये तो है भाई साहब, इसमें है। और ब्यूटेनोइक अम्ल ये भी नहीं होगा। नल ये तो आपका होगा ही नहीं। खत्म कहानी भाई, यही होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आपकी 2 अभिक्रिया होती हैं, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स का मतलब ये होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। अब अपचयन का मतलब क्या होता है? जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ती है, नहीं सॉरी अपचयन है ना, जब किसी तत्व में ऑक्सीजन हटती है या हाइड्रोजन जुड़ती है उसको बोलते हैं अपचयन। और उपचयन का मतलब जब ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन हटती है उसको बोलते हैं उपचयन। सिंपल, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था, नोट्स भी प्रोवाइड किया था फ्री में, है ना। तो वो वाली वीडियो देख लो, वैसे पूरी वीडियो देखो यार, मेरी हर चीज बता रहा हूँ बेसिक से लेकर एडवांस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है? बेकिंग सोडा बनाने की विधि, वैसे बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है यानी HCO3 वही होता है, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हो आप, तो या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। आगे देखो यहाँ पर आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त नियम के किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा? मैं जल्दी बता दूंगा। आधुनिक आवर्त नियम वही है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, मैंने बताया ना भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि भाई तत्वों के परमाणु क्रमांक के अनुसार चलते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा,
होगा, आ रहो होगा। हाँ? आगे बढ़ते हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या लगभग कम ही होती है, ठीक है। अब वो कैसे कारण आगे चल के बता देंगे। और जब किसी आवर्त में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बहुत बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या यार, आकार उसका किसी भी परमाणु का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का IUPAC में नाम लिखिए। आपको IUPAC में इसका नाम बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन हुआ, एक कार्बन हुआ, एक कार्बन हुआ, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, तो गिन लो भाई साहब क्या होगा। COOH लगा हुआ है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, ऑक्टो, ऑक्टेनोइक अम्ल। और आगे जो भी ये है बॉन्ड के अनुसार भी लगता है, वैसे सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन है ना, ऑक्टेनोइक अम्ल हो गया, ओइक लग गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा का क्या आप नाम रख सकते हो? क्लोरो, पहली बात तो क्लोरो, फिर यहाँ पर एल्कोहल है तो क्लोरो, आगे लग जाएगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूटेनॉल, क्लोरोब्यूटेनॉल, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं की संक्षारण रोकने की दो विधियां लिखिए। तो संक्षारण किसे कहते हैं भाई साहब? सिंपल, जब कोई भी धातु मतलब नष्ट होने लगती है तो वही बोलते हैं उसे संक्षारण। मैंने पिछली वीडियो में ही बात किया था। तो संक्षारण जैसे लोहे में आपकी भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वो भी आपका संक्षारण ही होती है। आप लोग जानते हो यार, इतना तो है ना। संक्षारण से रोकने की विधि क्या है भाई? उसमें तेल या ग्रीस लगा सकते हैं, मतलब चिकनाहट एक प्रकार से बढ़ा दें। पेंट लगा सकते हैं तो भी, या मिश्र धातु बना सकते हैं। जब दो धातुओं मिला दिया जाता तो भी संक्षारित नहीं होती धातु। क्यों? क्योंकि उनका वो गुण खत्म हो जाता है संक्षारण वाला, मतलब एक मजबूत हो जाते हैं। जैसे स्टील क्या दो धातुओं को मिलाकर बना होता है। आपका पीतल हो गया, तांबा और जिंक को जब मिलाया जाता है तो पीतल बनता है। सिंपल में समझ में आयो। तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सिंपल प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप समझते हो कि प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सिंपल समझ में आ रहा है। और साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है? मिश्रण निर्माण, ये सब आता है इसी में, ठीक है। तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे मैं समझा सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन आगे चल के समझ लेना। आगे समजातीय श्रेणी क्या? समजातीय श्रेणी एक समान वाली जात की जो श्रेणी होती है, समजातीय श्रेणी। समझ में ही आ रहा है बोलने से ना। ये कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर में आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। आगे देखो। निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको रासायनिक समीकरण इनका लिखना है। तो जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको बताना पड़ेगा। तो एथेनॉल सोडियम के साथ या एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर जब सांद्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है या मीथेन को वायु में जलाया जाता है, तो जब मीथेन को वायु में जलाया जाता है तो CH4+O2 मिलता है, तो CO2+H2O बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। वैसे आगे बढ़ते हैं। एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है, तो आगे चल के बता देंगे भाई साहब, क्यों दिक्कत ले रहे हो। आगे बढ़ते हैं। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट MnO4 है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। तो अब आप सोच रहे हो भैया ये नामकरण आप कैसे कर लेते हो? तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा उनका जो आवेश होता है। जैसे कि ऋण आवेश, दो प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। एक तो ऋण आवेश जिन्हें बोलते हैं हम अधातु, एक धन आवेश जिन्हें हम बोलते हैं धातु, ठीक है। धातु का मतलब क्या होता है? वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। धातुओं में देखोगे एक दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही होंगे, तो वो क्या करते हैं कि अधातु को दे देते हैं, और अधातु जो है धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं, इसीलिए वो ऋणात्मक पाई जाती हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो, ठीक है। समझ में आ रहा है। और उसी के कारण क्या होता है, इन्हें जब आप उनके संयोजकता को याद रखोगे, जैसे Cu का संयोजकता दो प्रकार की पाई जाती है, Cu+++ 2+ है ना, या सोडियम की +1 पोटेशियम +1, तो आप आराम से इनका नामकरण कर पाओगे। KMnO4- एक ही होता है, इसीलिए KMnO4 बन गया, मतलब MnO4 मतलब परमैंगनेट, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट। मैं आपसे कमेंट की गुजारिश करता हूँ, प्लीज कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या हो सकता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत, क्या हो सकता है बताओ? तो पवन ऊर्जा तो होगा नहीं भाई, जो जीवों से ऊर्जा हमें प्राप्त होगी उसी को बोलेंगे जीवाश्म ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या जीव से प्राप्त होती है भाई? सोलर पैनल ऊपर रख देते हैं, धूप से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। कोयला जल विद्युत, तो ये हो जाएगा कोयला, ठीक है। समझ में आयो। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? पवन चक्कियों का कार्य यांत्रिक कार्य करने में होता है या विद्युत धारा उत्पन्न करने में होता है, ये आप समझ लो। आगे बढ़ते हैं। वे पदार्थ जो जैविक
प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। देखो वैसे तो विद्युत धारा उत्पन्न करने में होता है, तो ये वाला विकल्प इसमें होगा, ठीक है। यहाँ पर इस अनुसार अगर आप देखोगे, वैसे यांत्रिक कार्य भी मतलब कन्वर्ट करके किया जा सकता है कि भाई विद्युत धारा को हम पहले जो आपकी ऊर्जा है हवा वाली, उसको पहले विद्युत में कन्वर्ट करें, फिर विद्युत से हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही किया जा सकता है, आप लोग जानते हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उप उत्पाद क्या है। भाई स्वपोषी पोषण पौधों में पाया जाता है। अब पौधे कैसे जीवित रहते हैं ये आपको पता करना है। देखो पौधे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ों से जल लेते हैं और जाइलम फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं। मैं ओवर रिव्यू दे रहा हूँ। और जल का परिवहन जो है जाइलम ऊतक करता है और जो भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम ऊतक करता है। उसी के कारण चक्कर चलता है, वाष्प के रूप में बनता है, उसमें क्या होता है, अब आगे आप लोग देखना ठीक है, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर क्लोरोफिल से पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आगे देखो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति, अरे यार वही आ गया, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना। किसी भी पुष्प के बीजांड का बना देना। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। देखो जैव निम्नीकरण पदार्थ जो है पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। भाई जैव निम्नीकरण पदार्थ जो है वो पर्यावरण को एक प्रकार से प्रदूषित करते हैं, ठीक है, मतलब एक प्रकार जो बेकार पदार्थ है जैव निम्नीकरण, ठीक है। आगे देखो कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन जब कलम की जाती है ना, गुलाब लगाया जाता है, कायिक प्रवर्धन मतलब समझ रहे हो, बायोलॉजी का है ये। आगे बढ़ते हैं, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र या बना सकते हो, अथवा में दिया है। वैसे लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, या जीवाश्म क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वे जैव विकास प्रक्रम में किस प्रकार मतलब सहायता करते हैं। तो देखो जीवाश्म का मतलब क्या है, जो हड्डियों का ढांचा रह जाता करोड़ों साल पहले या लाखों साल पहले, 200-400 साल पहले जो मानव पहले थे, जो भी जीव जंतु, उनका जो पत्थर के नीचे ढांचा मिलता है या हड्डियों का या उनकी कुछ भी, उसे बोलते हैं जीवाश्म। अब वो क्या होता है, उससे हम पता करते हैं कि वो जीव किस प्रकार का था, वो पहले बनावट क्या थी, अब परिवर्तन क्या हुआ, इन सब चीजों के बारे में पता करते हैं। तो जैव विकास में बहुत ज्यादा महत्व है इसका, तो वही यहाँ पर पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत्र में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर पादपों में ये देखो मैंने बताया, अभी बता दिया जाइलम फ्लोएम। पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। भाई साहब पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पादपों में जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक के द्वारा। भाई देखो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो पादप जो है, नहीं पौधा जो है वो जीवित रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उसे जल मिलेगा, ना तो उसे भोजन मिलेगा। भाई किसी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाता है। और उसके बाद पौधों में जल भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट करना है। तो जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, और भोजन और अन्य पदार्थों का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। ये देखो जड़ से ऊपर तनों तक जो जाइलम ऊतक होता है वो पानी पहुंचाने का काम करता है, और जड़ से ऊपर हर जगह विभिन्न भागों में पौधों के भोजन पहुंचाने का काम जो करता है वो करता है आपका फ्लोएम ऊतक। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब देखो परिभाषा आप बना लेना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। बस खत्म, टाटा बाय बाय, बधाई हो, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना भी सीख चुके हो साथ में। और 20 मिनट की वीडियो बन गई, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें आपको हाँ बहुत सारी चीजें मैंने सॉल्व करवा दी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हिंदी की तरह ही फोड़ना चाहते हैं विज्ञान को, तो मेरे नहीं, हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बहनों भाइयों। और हम जल्द ही अब तैयारी करवाएंगे, और क्या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित वैसे हो सकेगा तो इतना देखो अकेला पड़ जाता हूँ, देखते हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन विज्ञान